Hello student, good afternoon. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इससे पहले वाले भाग में हमने एटॉमिक और इमिजन स्पेक्ट्रम के बारे में समझा था, और जो हाइड्रोजन एटम लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। आज बच्चों हम क्या करेंगे, जो नील बोर एटॉमिक मॉडल है, आज हमें उसके बारे में समझना है कि नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल किस तरीके से दिया था, है ना। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से नील बोर का एटॉमिक मॉडल है। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या था आज का टॉपिक नया, नील बोर ऑफ एटॉमिक मॉडल। जो नील बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके बारे में हमें समझना है कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है। ठीक है ना। बोर एटॉमिक मॉडल जो इसके बेसिस पे था। आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ा, हमने क्या करना है, बोर मॉडल पढ़ना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ठीक है ना। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ठीक है, यह है आपके पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ठीक है ना। बोर मॉडल क्या है? बच्चों आपने इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल किया था, और उस मॉडल में क्या समझा था रदरफोर्ड मॉडल में, कि आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। जो भी एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है ना, जिसमें कि दो चीज होती है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने बात की थी कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है, और इवेंचुअली क्या करेगा, लूज करते करते वो उसने इलेक्ट्रॉन पे आ जाना चाहिए था, है ना। ऐसा होता नहीं है एटॉमिक मॉडल में। तो ऐसा क्यों नहीं होता, है ना। तो इसी को समझाने के लिए बोर मॉडल आए, और बोर मॉडल ने अपनी कुछ बातें रखी। तो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली जो मात्रात्मक व्याख्या है वो नील बोर ने सन 1913 में की थी। इन्होंने प्लांक के जो ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। इन्होंने क्या किया, जो आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसको क्या किया बच्चों, यूज किया। और जो ये थ्योरी थी बच्चों, है ना, तथापि जो परमाणु संख्या तथा स्पेक्ट्रम में कई बातों का तर्क संगत रूप से समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बोर का मॉडल में क्या क्या चीज थी, है ना। बोर के मॉडल में हम देखते हैं क्या क्या चीज थी। तो बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी हाइड्रोजन एटम में, वो क्या करते हैं बच्चों, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनकी फिक्स्ड क्या हो, फिक्स्ड आपकी एनर्जी होती है और रेडियस होती है।
ठीक है ना। उन्होंने बोला हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकते हैं। ठीक है ना। और इन वृत्ताकार पथों को हम कक्ष या स्थायी अवस्था या अनुमात ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। क्या बोला उन्होंने, पहली बात उन्होंने बोली थी, पहली बात क्या बोली कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम है, बीच में एटम के बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। एटम के बीच में न्यूक्लियस है ना, जिसमें कि प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। उन्होंने बात की, क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डेफिनेट शेल में घूमते हैं। ऐसे क्या बने हुए, ये शेल बने हुए। इन्होंने इनको क्या नाम दिया, ये बोला कि ये हमारे पास क्या है, एनर्जी शेल है, एनर्जी शेल। और इनको क्या बोला, ऑर्बिट बोला। क्या बोला, ऑर्बिट बोला। जिनकी क्या होती है, फिक्स्ड रेडियस होती है, फिक्स्ड रेडियस होती है और फिक्स्ड एनर्जी यानी ऊर्जा। जिनकी फिक्स्ड ऊर्जा, जिनकी फिक्स्ड त्रिज्या होती है और फिक्स्ड ऊर्जा होती है। दो बातें इन्होंने बोली, फिक्स्ड त्रिज्या और फिक्स्ड ऊर्जा होती है, और इन पाथ को ऑर्बिट बोला गया। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये आपके न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, सकेंद्रीय रूप में क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है, बहुत सारे सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है। तो पहली बात बोर ने ये बात की, ठीक है ना, पहली बात बोर ने ये बात की। दूसरी इन्होंने बोली कि जब एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है और इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट में, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है। ठीक है ना। हाउएवर कुछ इलेक्ट्रॉन आपके लोअर स्टेशनरी से हायर स्टेशनरी स्टेट में जाते हैं जब वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, या एनर्जी इमिट करते हैं। ठीक है ना, जब वो अपने हायर से लोअर स्टेट में आते हैं, है ना। जो एनर्जी चेंज होता है डज नॉट टेक प्लेस इन कॉन्टिन्यूस मैनर। एनर्जी आपका कॉन्टिन्यूस मैनर में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये बात इन्होंने की थी। ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने, समझ आ रहा होगा आपको दूसरी बात क्या बोली। दूसरी बात बोर ने क्या बोला कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी है। उनकी क्या फिक्स्ड एनर्जी है, और ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा ये समय के साथ चेंज नहीं होती। ऊर्जा समय के साथ क्या होती है, ये जो ऊर्जा है समय के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ऊर्जा समय के साथ आपकी चेंज नहीं होगी। पहले दूसरी बात उन्होंने ये बोली, ऊर्जा समय के साथ चेंज नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स है ये ऊर्जा का उपयोग करके, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, है ना, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, ऊर्जा को, एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले शेल में जा सकते हैं, हायर शेल में जा सकते हैं, है ना, हायर शेल में जा सकते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन परमाणु में भी बात की थी कि भाई ये आपके पास क्या है, एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक शेल है। इसको मैंने बोला n=1 और इसको बोला n=2। मैंने बोला कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसने ऊर्जा गेन करी है, ये जंप करके इधर पहुंच गया, है ना, जंप करके इधर पहुंच गया। ठीक है ना। और मैंने वहां पे आपको ये चीज भी बताई थी कि जो भी पर्टिकुलर शेल होता है उसकी क्या है, अपनी एक फिक्स्ड क्या है, जगह बनी हुई है, और उसके अंदर, ठीक है ना, हमने बात की थी ना वहाँ पे एग्जांपल लेके कि अगर बच्चे हैं, पहली चेयर में हमने 90 वाले को बिठाया, दूसरी में हमने 80 वाले को, तीसरी में हमने 70 वाले को, इस तरीके से हमने बिठाया। अगर वो ऊर्जा गेन करता है, अगर उसके उतने नंबर आते हैं तो वो जंप करके उस तरफ चले जाएगा, है ना, जंप करके वो क्या करेगा, उस तरफ चले जाएगा। हमने ये भी बोला था कि जब कोई भी एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है तो ऊपर चले जाता है, और जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है, छोड़ता है एनर्जी, क्योंकि उसको दूसरे वाले शेल में, अपने पहले वाले शेल में जाना है। तो पहले वाले शेल में आने के लिए जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है,
एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको उसने क्या करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, खत्म करना पड़ेगा। तो ये दो बातें बोर ने बताई, ठीक है ना, ये दो बातें बोर ने बताई। तीसरी बात उन्होंने क्या बोला, तीसरी बात एक और चीज उन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोली, कोणीय संवेग है उसके बारे में बोली। तो कोणीय संवेग के बारे में हम अभी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि जो आपके पास आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस होती है ना, कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई भी रेडिएशन को आप क्या करें अवशेषित कर रहे हैं, या किसी भी विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, है ना, किसी भी विकिरण को अवशेषित किया जाता है या उत्सर्जित किया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड। जब ट्रांजिशन होती है, ठीक है ना, दो स्टेशनरी स्टेट में जब ट्रांजिशन होती है तो उनकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो डेल्टा ई होता है। क्या होता है बच्चों, डेल्टा ई। अब एनर्जी डिफरेंस कैसे, हमने बात की, हमारे पास ये एक एटम है ना, ये हमारे पास एटम है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस हो गया, एक ये शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है। इस तरीके से मैंने बोला ये आपका n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और ये n इक्वल टू 4, है ना, n इक्वल टू 4। मैंने बोला आपके पास जो ये वाला शेल है इसकी जो ऊर्जा है E1 है, इस वाले की क्या है E2 है, इस वाले की क्या है E3 है, इस वाले की क्या है E4 है। अब इलेक्ट्रॉन सपोज कहाँ पे है, n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन है और इसको जंप करके कहाँ जाना है, यहाँ से जंप करके इसको इस वाले में जाना है, चौथे वाले में जाना है ना, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके चौथे वाले में जाना है। तो हमने बात की भाई कि जो आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से। कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। क्या होता है, चेंज। भाई चेंज कैसे, डेल्टा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन E1 में था, अब उसको कहाँ जाना है, n इक्वल टू 4 में जाना है। कहाँ जाना है, n इक्वल टू 4 में जाना है। तो कितना कितना उनके बीच में ऊर्जा का कितना डिफरेंस होगा भाई, इसके हमने बोला कि n इक्वल टू 1 में रहने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को सपोज करके मान लिया जाए 20 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए, और n इक्वल टू 4 में रहने के लिए उसको 50 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए, है ना। तो कितने का डिफरेंस है भाई, हम बात करेंगे ना ऐसे, E4 माइनस E1 कितने का डिफरेंस है, 50 माइनस 20 यानी 30 किलो जूल, है ना, 30 किलो जूल। तो किसी तरीके से अगर n इक्वल टू 1 वाले को, इसको n इक्वल टू 1 वाले को 30 किलो जूल एनर्जी मिल जाए तो ये पहुंच जाएगा ना यहाँ पर, है ना भाई। 20 इसके पास पहले से है, 30 इसको और मिल जाए, 30 किलो जूल क्या हो जाए, इसको और एनर्जी मिल जाए, 30 किलो जूल इसको और एनर्जी मिल जाए तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आपके n इक्वल टू 4 में ये पहुंच जाएगा, अगर इसको 30 किलो जूल और मिल जाए। ठीक है ना, बात समझ आ रही होगी आपको किस तरीके से। तो क्या बोला, एनर्जी डिफरेंस जिसको क्या नाम दिया, डेल्टा ई नाम दिया, ठीक है ना, डेल्टा ई नाम दिया। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किसी भी रेडिएशन की एब्जॉर्ब या इमिट जब ट्रांजिशन होते हैं दो स्टेशनरी स्टेट के बीच में, तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई होता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, वो कितनी हो जाती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी डेल्टा ई बराबर एच। क्या होती है, डेल्टा ई बराबर एच। ये क्या आपके पास क्या है, ये रिलेशन है, डेल्टा ई बराबर एच का रिलेशन है। जहाँ पे मैंने डेल्टा ई क्या बताया, E2 माइनस E1, E1 और E2 क्या है, आपके निम्न और उच्चतम अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। इसको बोर ने क्या बोला, आवृत्ति का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। आपको डेल्टा ई बता दिया, E2 माइनस E1 होता है। तीसरी बात, चौथी बात क्या बोली बोर ने, चौथी बात इन्होंने बोर ने बोली कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है ना, कि उन्होंने बात की कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज क्या होता है, आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने क्वांटाइजेशन की बात की थी,
है ना। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मैंने आपको बता रखा कि भाई हमारे पास क्या है, जैसे चढ़ने के लिए ऊपर आप अगर आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है ना, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। या फिर अगर हम किसी स्कूल में है, स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में आपके पास कक्षा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, ये आपके पास 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके क्या है, हमने बोला ये क्वांटाइज्ड है। कैसे क्वांटाइज्ड है, जो बच्चे पासिंग नंबर लेके आएंगे वो कक्षा 7 में आके बैठ जाएंगे, जो 7 से पास होके कक्षा 8 में जाएंगे, फिर 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। जो फेल होगा वो यहीं रह जाएगा, जो पास होगा ऐसा तो नहीं कोई बीच में आएगा, इनके बीच में तो कोई नहीं आ पाएगा ना, इनके बीच में तो कोई नहीं आ पाएगा। तो क्वांटाइज इसे कहते हैं कि जैसे चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है ना, आप एक पैर आपने एक सीढ़ी में रखा, दूसरा दूसरी सीढ़ी में रखा, आप दो सीढ़ियों के बीच में खड़े नहीं हो सकते, है ना। तो ये क्वांटाइजेशन का ये मतलब है। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। किसी भी आपके स्टेशनरी स्टेट में उसको हम कैसे क्या करते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं कि भाई जो जो भी आपके पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकाला जाता है बच्चों, एमवीआर से। कैसे निकाला जाता है एंगुलर मोमेंटम को, एमवीआर से। तो तीसरी बात पहले लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग क्वांटित होता है। चौथी बात, इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग कोणीय वेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग यानी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है बच्चों, एंगुलर क्वांटाइज होता है। क्या है, क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम है आपका एमवीआर। एमवीआर क्या होता है बच्चों, एनएच अपॉन आपका 2 पाई। ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है बच्चों, एनएच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एनएच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे जो एन है, एन क्या आपके पास इंटीजर है, उसकी वैल्यू 1, 2, 3 अप टू डैश डैश 4, 5, 6 हो सकती है। ठीक है ना, 4, 5, 6 हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग क्या है आपका, कोणीय वेग क्वांटित होता है, जिसको इससे हम दर्शाते हैं। यहाँ पे एम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी आपका क्या है, वेग है, और आर क्या है बच्चों, आर कक्ष की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो एक अगर आपके पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्ष में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणांक। ठीक है ना, पूर्ण गुणांक। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को घूमना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो वो कहाँ मूव कर सकता है, उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है, उन्हीं कक्ष में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 के। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। रेडिएशन जो भी इमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसमें कभी तभी होगी जब जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का टेक प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। इसलिए मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, है ना। इसलिए क्या होती है, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट की व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट आर अलाउड। ठीक है ना। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, अप्लाई नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके फिक्स्ड सेल में घूम रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, फिक्स सेल में घूम रहे हैं। अगर वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो इस वाले में आके गिर जाएंगे। पर लूज करने के लिए भी अगर मैंने बोला ना, यहाँ पे 50 किलो जूल है और यहाँ पे 30 किलो जूल है ना, तो लूज कितने करेगी, 20 करेगा तब जाके यहाँ पे पहुंचेगा। अगर वो 10 किलो जूल लूज कर रहा तो बीच में कहीं आ नहीं सकता, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई जगह नहीं बनी हुई,
ठीक है ना, ऐसे कोई जगह ही नहीं बनी हुई। अगर मुझे 11वीं से 12वीं में आना है तो मुझे 33 नंबर लेके आने हैं। अगर मेरे 32 नंबर आ रहे हैं तो मैं 11वीं में ही रहूंगा, मैं 12वीं में नहीं आऊंगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये साबित नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने ये साबित नहीं कर पाया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी बोलती है कि जो भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर चार्ज है और ये घूम रहा है, तो घूमते 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 ये क्या करेगा, अपनी क्या करेगा, अब थकेगा ना, थकेगा, थक हार के उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऊर्जा खत्म होगी तो इसने अंदर जो न्यूक्लियस है उस पर आके ऐसे गिर जाना था, पर ऐसा नहीं होता। ये कौन बोलता है, मैक्सवेल बोलता है। रदरफोर्ड इसको साबित नहीं कर पाया, बोर ने इसके थ्रू साबित किया कि भाई वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है, हर शेल के लिए क्या बना हुआ है, एक फिक्स्ड पाथ बना हुआ, रास्ता बना हुआ, जगह बनी है, ऊर्जा बनी हुई है। अगर किसी को कहीं ऊपर से किसी को नीचे आना है तो इतनी एनर्जी लूज करनी है। जैसे मैंने बताया 11वीं से किसी को 12वीं में आना है, 33% नंबर चाहिए। अगर उसके 32% नंबर आ रहे हैं तो वहीं पे रहेगा वो 11वीं में, जब तक उसके 33% नहीं आ रहे थे तो उसको 12वीं में नहीं बैठाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वो है वो क्या है, कोणीय कोणीय संवेग है। ये किसने बात की, बोर ने, या आपके चौथी बात की। ठीक है ना, तो क्या क्या डिटेल थी, क्या क्या आपकी डिटेल थी रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट यूज बाय बोर। ठीक है ना, वो थी। तो उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया, सबसे पहले बोर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया, और बोर ने क्या क्या बात की वो समझते हैं। ठीक है ना, बोर ने क्या क्या बात की, बोर ने बोला कि जो भी स्टेशनरी स्टेट्स हैं, है ना, यानी स्थायी अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन्स की, उनको बोर ने क्या नाम दिया, नंबर करा हुआ 1 2 3। ठीक है ना, ये इंटीग्रल नंबर्स हैं और इनको बोर ने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोर ने क्या नाम दिया बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोर ने बोला कि आपके पास एटम है, एटम पे इधर न्यूक्लियस है, इधर आपके शेल बने हुए। इन शेल को बोरो ने क्या दिया भाई, इसको बोला n=1, इसको बोला n=2, इसे बोला n=3, है ना। तो बोर ने बोला ये n=1, n=2, n=3 क्या है, इनको बोर ने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, बोर ने इनको क्या नाम दिया, बोर ने इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया। बोर ने बोला ये क्या है, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है ना, पहली बात बोर ने ये बोली। दूसरी बात क्या की बोर ने, कि भाई जो स्थायी अवस्थाएं की त्रिज्या को आप निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जो रेडियस होती है स्टेशनरी स्टेट्स की, उनको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों R=n²a। ठीक है ना, जो रेडियस होती है स्टेशनरी स्टेट की, रेडियस त्रिज्या होती है स्टेशनरी स्टेट्स की, स्टेशनरी स्टेट्स की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, R=n²a। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू आपके पास, a की वैल्यू कितनी होती है, 0.59 के आसपास। ठीक है ना, a का जो मान है वो आपके पास कितना होता है, 0.529, उसको आपको पिकोमीटर में लिखना है तो 52.9 हो जाएगा। कितना, 52.9 पिकोमीटर। ये रिलेशन दिया किसके बीच का, त्रिज्या के बीच का। ठीक है ना, R=n²a। ये क्या था, रेडियस, ये जो स्टेशनरी स्टेट्स है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी त्रिज्या कितनी होती है, उनकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, उनकी त्रिज्या है R=n²a। तो जो रेडियस होगी पहले स्टेशनरी स्टेट को, उसको क्या बोला, बोर ऑर्बिट बोला गया। क्या, बोर ऑर्बिट। ठीक है ना, इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ऑर्बिट में पाए गए। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे r की वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका जैसे जैसे दूर जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है ना, तो ये इन्होंने क्या की, इलेक्ट्रॉन के बारे में तीसरी बात की थी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की रेडियस। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस है और एक ही शेल होता है,
और हाइड्रोजन का अगर आप परमाणु संख्या ले, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ही शेल है ना, हाइड्रोजन में एक ही शेल है और इसी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर इंटू ए, है ना। आर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 52.9, 1 की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 रहता है, 52.9 पिकोमीटर। इसको क्या बोला, बोर, इसको क्या बोला बच्चों, इसको बोला बोर रेडियस, है ना। इसको क्या नाम दिया, बोर रेडियस नाम दिया, ठीक है ना। तो तीसरी बात ये हुई इसके बारे में, रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट के बारे में तीसरी बात ये आई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या थी भाई कि जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थायी अवस्था की ऊर्जा है। जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं उनकी ऊर्जा की बात की गई कि भाई जो एनर्जी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या है उसके बारे में बात की गई। तो उसको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसका क्या दिया गया, एक रिलेशन दिया गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए क्या किया गया, एक रिलेशन दिया गया, E बराबर -RH अपॉन 1/n², ठीक है ना। क्या बोला, E बराबर -RH 1/n², ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तीसरी बात ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, ये स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं उनकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी -RH अपॉन RH 1/n², ठीक है ना। RH 1/n², जहाँ पे n क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। RH आपका क्या होता है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो ये बोला कि भाई RH क्या आपका एक रिडबर्ग स्थिरांक है, RH क्या है आपका रिडबर्ग स्थिरांक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो RH है बच्चा, RH का जो मान होता है वो होता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। RH का जो मान है वो कितना है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ये होती है RH की मान, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम में आप n की जगह क्या रख देंगे, हाइड्रोजन एटम में आप n की जगह 1 पुट कर दो। किसी और एटम की बात की तो उसकी जगह कुछ और पुट कर दो, है ना। n = 1 में, n = 2 में, जिसमें भी हम रखना चाहे हमें क्या मिलता जाएगा, ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इनमें हमें ऊर्जा मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में, अगर कोई ग्राउंड स्टेट में है तो उसमें उसका जो निम्नतम अवस्था में उसकी जो तल्य अवस्था है वो कितनी होती है, उस हिसाब से आप क्या करते जाएं, नोट कर लेंगे, समझते जाएं। तो इस तरीके से हमने बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया। कुछ बातें बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में की कि भाई बोर ने क्या क्या बातें बताई। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो बोर एटॉमिक मॉडल में दूर हुआ कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली अपने एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं मिल जाते। ये बात बोर ने साबित करी स्टेशनरी स्टेट्स के माध्यम से कि भाई उनकी क्या है, एनर्जी फिक्स्ड है और उतनी एनर्जी उनको चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए। अगर वो कहीं जाते भी हैं ऊपर नीचे तो उतनी एनर्जी उन्हें गेन या ऑब्जर्व करने में। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, आप लोगों को सभी को समझ में आएगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।